कहानी की शुरुआत में हमें दो बूढ़े आदमी दिखाए जाते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनका नाम था सिटरसन और हेनली। अब ये लोग जहाँ जा रहे थे वो जगह काफी हाईटेक दिख रही थी। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिन था, जो कि इन्हें एक खुफिया प्रोजेक्ट के मल्टीपल फेलियर्स के बारे में बता रही थी। इनकी बातें सुनकर लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट एक जगह पर नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर किया जा रहा है। अब कम से कम इन्हें ये प्रोजेक्ट एक न एक जगह पर सक्सेस करना ही था। अब सिर्फ दो ही जगह बची थी, जापान और अमेरिका, जहाँ पर ये इस वक्त थे। नेक्स्ट सीन में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनका नाम डैना और उसकी फ्रेंड का नाम जूस था। अब यहाँ पर जूस का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम कर्ट था और उसका एक फ्रेंड होल्डन भी। इसके बाद यहाँ इनका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम मार्टी था, जो कि ड्रग्स वगैरह लेता था। अब यहाँ पर ये सभी दोस्त मिलकर कहीं घूमने जाने वाले थे। जब ये लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो डैना की छत पर हमें एक एजेंट टाइप का आदमी दिखाया जाता है जो किसी को रिपोर्ट करता है कि घर खाली हो चुका है और सब कुछ टाइम पर चल रहा है। अब ये बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। अब ये लोग अपनी वैन लेकर एक केबिन की तरफ जा रहे थे जो कि एक घने जंगल में था और कर्ट के कजिन ने इसे कुछ टाइम पहले ही खरीदा था। अब रास्ते में कर्ट अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। इसके बाद कर्ट का दोस्त होल्डन गैस स्टेशन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि काफी अजीब और चिड़चिड़ा था और वो उनकी वैन में गैस भी नहीं डालता। और इसके बाद ये सभी लोग उस बूढ़े आदमी से उस जगह का पता पूछते हैं जहाँ ये लोग जाने वाले थे, पर ये आदमी इन्हें सीधे मुंह जवाब नहीं देता, जिसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाने और आने का केवल एक ही रास्ता था जो कि टनल से था। अब जैसे ही ये उस टनल के अंदर जाते हैं तभी हमें वहाँ पर एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है जो किसी ट्रांसपेरेंट चीज से टकरा कर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक हाईटेक दीवार है। खैर ये सभी केबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ होल्डन को उस केबिन के रूम में एक पेंटिंग दिखती है जो कि काफी अजीब थी। अब होल्डन जैसे ही इस पेंटिंग को वहाँ से हटाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है। अब होल्डन उस शीशे के आर पार सब कुछ देख सकता था। शीशे के दूसरी तरफ डैना खड़ी थी जिसे होल्डन देख पा रहा था, लेकिन डैना उसे नहीं देख पाती। जिसके बाद वो डैना के पास जाता है और उसे ये सब बातें बता देता है और इसके बाद ये दोनों अपना अपना रूम चेंज कर लेते हैं फॉर प्राइवेसी रीजन। इसके बाद डैना उसी पेंटिंग को मिरर के आगे लगा देती है क्योंकि किसी को बिना कपड़ों के देखना अच्छी बात नहीं है। अब ये पेंटिंग भी ओल्ड थी इसलिए वो इस पेंटिंग को कपड़े से ढक देती है। अब इस पूरे कमरे में कैमरे और माइक लगे हुए थे जिसकी वजह से वो दोनों बूढ़े सिटरसन और हेनली इन सबको देख पा रहे थे जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो सिर्फ इसी जगह को नहीं बल्कि इस पूरे एरिया को ही कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि इन लोगों ने इस पूरे एरिया को टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कंट्रोल में कर रखा था। तभी वहाँ पर फोन बजता है। अब ये फोन उसी गैस स्टेशन वाले का था जो उनसे कह रहा था कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब हम इस हाईटेक बेस कैंप के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को देख पाते हैं जो कि आपस में बैट लगा रहे थे। वो लोग बैटिंग यानी शर्त इस चीज पर कर रहे थे कि कौन सा मॉन्स्टर इन लोगों को मारेगा। अब वहीं दूसरी तरफ केबिन में सभी लोग ट्रथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे जहां मार्टी जूस को डेयर देता है कि तुम्हें सामने उस वुल्फ के साथ मेकआउट करना है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा शरारती जूस थी तो वो बिना किसी झिझक के उस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और वुल्फ के साथ मेकआउट करने लगती है। लेकिन तभी अचानक केबिन के अंदर से एक दरवाजा खुलता है जो कि किसी बेसमेंट का था। पहले तो ये लोग काफी डर जाते हैं। तभी जूस डैना को डेयर देती है कि वो इस बेसमेंट के अंदर जाएगी। डैना डेयर एक्सेप्ट करती है और बेसमेंट के अंदर जाती है। जिसके बाद ये सभी वहाँ पर पड़ी चीजों को देखने लगते हैं। अब मार्टी इन सबको बार बार बेसमेंट से बाहर चलने के लिए कहता है लेकिन वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी थी जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अब देखते देखते डैना को एक डायरी मिलती है जो कि एना नाम की लड़की ने 1903 में लिखी थी। डायरी में उन पर किए गए सारे अत्याचारों का जिक्र था और उसमें एना ने लिखा था कि उसकी फैमिली के मेंबर्स ने उसे और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, जिसमें उसका एक हाथ बहुत बुरी तरीके से कट भी गया था और उसकी मॉम को भी उसी के फादर ने मारा था। इस डायरी में ये भी लिखा था कि जो भी उस डायरी में लिखे मंत्रों को पढ़ेगा तो वो लोग फिर से जिंदा होकर उन लोगों को मार डालेंगे जिन्होंने उन्हें मारा था। अब ये सुनकर मार्टी काफी घबरा जाता है और गुस्से में उन्हें मंत्रों को पढ़ने से मना करता है, लेकिन डैना और उसके बाकी दोस्त इस सबको बकवास समझ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, इसीलिए वो लोग उन मंत्रों को पढ़ लेते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि केबिन के बाहर जंगलों में जमीन के अंदर से एना और उसके परिवार के लोग जिंदा होकर बाहर निकलने लगते हैं। ये सब किसी ज़ॉम्बी घोस्ट से कम नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस कैंप में बैटिंग विनर को अनाउंस किया जाता है जो कि यहाँ की मेंटेनेंस टीम थी जिन्होंने अपनी बैट ज़ॉम्बीज पर लगाई थी। इसका सीधा मतलब ये था कि बेसमेंट के अंदर ऐसी और भी चीजें थी जिससे अलग अलग क्रिएचर को जिंदा किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बीज को आजाद किया, इसीलिए बैट मेंटेनेंस
चैलेंज टीम जीती। खैर सिटरसन एक बोर्ड पर विनर का नाम लिखता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स के नाम लिखे हुए थे, जैसे कि वेयरवॉल्फ, जेंट स्नेक, स्नोमैन और बहुत से नाम। अब जापान में सेम टाइम में हो रहे इसी तरह की एक प्रोजेक्ट की एक फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें स्कूल के बच्चों को एक इविल स्पिरिट डरा रही थी, यानी कि हर जगह इस प्रोजेक्ट को अलग अलग ढंग से किया जा रहा था। अब दूसरी तरफ कर्ट और जूस केबिन से बाहर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, जिन्हें सिटरसन और हेनली अपने कैमरे से देख रहे थे। तभी जंगल में जूस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। कर्ट उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी उसे भी काटकर जख्मी कर देता है। इसके बाद ज़ॉम्बी जूस को घसीट कर ले जाता है, उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है, जिससे कि जूस का खून वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहां दीवार पर कुछ इंसानों के शेप की आउटलाइंस बनी हुई थी, जहां उसका ब्लड पूरी तरह से भर जाता है। अब इधर कर्ट भागते हुए केबिन आ जाता है और वो अपने दोस्तों को जाकर सब कुछ बताता है, अभी भी उसके साथ जंगल में क्या हुआ और जूस भी मारी गई है। इसके बाद कर्ट सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी अचानक उनके गेट पर कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर कर्ट उस गेट को खोलने से मना करता है, लेकिन डैना उस गेट को खोल देती है। अब वो जैसे ही गेट को खोलती है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था और उसके हाथ में जूस का कटा हुआ सर था। वो जूस के सर को डैना के हाथों में फेंकता है। इससे पहले ये ज़ॉम्बी इन पर टूट पड़ता है, किसी तरह से दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसके बाद कर्ट यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है और कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें इन सारे खिड़की दरवाजों को बंद करना होगा, जिसके बाद सब एक साथ हॉल में खड़े रहेंगे। अब उस बेस कैंप में सिटरसन और हेनली उनका ये आइडिया सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग इस आइडिया से बच सकते हैं। लेकिन तभी हेनली वहाँ पर बटन दबाकर घर में एक केमिकल गैस रिलीज कर देता है, जिससे कि कर्ट का मूड बदल जाता है और वो अपने आइडिया को चेंज करके सबको स्प्लिट होने के लिए बोलता है। इसके बाद सब अपने अपने रूम की ओर भागने लगते हैं और उनके जाते ही उनका डोर भी लॉक हो जाता है। अब मार्टी को अपने रूम में कैमरा और वायर दिखाई देता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि पूरे केबिन में हर जगह पर कैमरे से नजर रखी गई है और इसे टेक्निकली कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसे देखकर वो परेशान हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे विंडो से बाहर खींच लेता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद मार्टी के खून से उसी तरह की आउटलाइन फिल होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए थे, जो यहाँ से अपनी अपनी जान बचाकर एक वैन में बैठकर वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जापान में दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के बच्चों ने किसी तरह से एग्जॉर्सिज्म करके उस एविल स्पिरिट को एक मेंढक के शरीर में कैद कर लिया था। अब ये देखकर हमें साफ पता चलता है कि जापान वाला प्रोजेक्ट भी अब पूरी तरह से फेल हो गया है और अब सब कुछ अमेरिका वाले यानी जो यहाँ पर चल रहा है उस प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया में चल रहे कई प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे। इधर कर्ट, डैना और होल्डन इस इलाके से बाहर जाने वाले टनल में जा रहे होते हैं। अब जैसे ही ये टनल में बढ़ते हैं तो सिटरसन वहाँ ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि टनल टूट जाती है और ये लोग टनल को क्रॉस नहीं कर पाते। इसीलिए कर्ट डिसाइड करता है कि वो अपनी डर्ट बाइक से खाई को यानी जो कि टनल के दूसरी तरफ है उसे जंप करेगा और दूसरी तरफ जाकर होल्डन और डैना के लिए हेल्प लेकर आएगा। अब इसके बाद जैसे ही वो जंप करता है तभी वो उस ट्रांसपेरेंट चीज से टकराकर वहीं पर गिर जाता है और मारा जाता है। उसके मरने के बाद ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अब ये दोनों वैन में बैठते हैं और दूसरे रास्ते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इनकी वैन में एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ था, जो कि होल्डन की गर्दन में एक रॉड आर पार कर देता है, जिससे इनकी वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लोग लेक में गिर जाते हैं। लेकिन डैना जैसे तैसे करती हुई ज़ॉम्बी से बचकर बाहर निकल आती है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर मार्टी आ जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि मार्टी अभी जिंदा है और ये बात अंडरग्राउंड निगरानी करने वाले लोगों को भी नहीं पता थी। वो लोग मस्ती में पार्टी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सब लोग मर चुके हैं, बस डैना ही बची है, जिसे भी कोई न कोई मॉन्स्टर मार ही देगा। अब मार्टी डैना को उस ज़ॉम्बी से बचाकर केबिन में लेकर आता है, जहाँ ज़ॉम्बी उसे लेकर गया था। फिर मार्टी उसे बताता है कि उसने ज़ॉम्बी के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। इसके बाद मार्टी उसे सब कुछ बताता है कि इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल किया जा रहा है और उन सब पर नजर रखी जा रही है और उन ज़ॉम्बीज को लिफ्ट के जरिए ऊपर भेजा गया था ताकि वो हमें मार सके। यानी कि ये सब कुछ एक गेम की तरह है, जिसमें बकरा ये लोग हैं और चाल चलने वाले अंडरग्राउंड लोग। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये दोनों लिफ्ट का यूज करके नीचे जाते हैं, जहाँ ये बेस कैंप बना हुआ था। अब नीचे जाते हुए इन दोनों को अजीब अजीब से क्रिएचर दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लग रहे थे और हर एक मॉन्स्टर उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि उस केबिन के बेसमेंट में मौजूद थी। अब यहाँ पर अंडरग्राउंड ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि ये सभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब सिटरसन यहाँ सिक्योरिटी को भेजता है, जिसे वो लोग जैसे तैसे करके मार देती है और लिफ्ट से बाहर
आ जाते हैं, जहाँ वो ये अनाउंसमेंट सुनते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और छिप जाते हैं। लेकिन अब ये जहाँ थे वो ग्लास एलिवेटर कंट्रोल रूम में था, जहाँ से सारी लिफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़कर रखा गया है। अब मार्टी और डैना को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी फोर्स आ जाती है और डैना उनसे बचने के लिए यहाँ पर एक बटन को दबा देती है, जिससे वहाँ की सारी लिफ्ट की दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं और सबको बुरी तरह से खाने और मारने लगते हैं। अब सिटरसन और हेनली के रूम में भी मॉन्स्टर घुस जाते हैं और हेनली को मार डालते हैं। अब सिटरसन जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, जहाँ डैना और मार्टी आ जाते हैं और डैना उसे चाकू मार देती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकलते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पूरा फर्श खून से सना हुआ था। इसके बाद ये वहाँ पे 5 लोगों की बॉडी आउटलाइन को देखते हैं, जो कि इन 5 दोस्तों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसमें 4 लोगों की बॉडी आउटलाइन ऑलरेडी भरी हुई थी। तभी उनके सामने बेस कैंप की डायरेक्टर आती है और बताती है कि हम लोग ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि ये एंशिएंट एविल गॉड धरती के काफी नीचे रहते हैं, जिन्हें हर साल 5 अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों की बलि चाहिए। इसीलिए पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, ताकि 5 लोगों की बॉडी को सैक्रिफाइस किया जा सके, ताकि एंशिएंट गॉड को उनकी बलि मिल सके। अगर उन्हें ये इंसानी बलि नहीं मिलती है तो वो धरती पर आकर इंसानों पर अटैक कर देंगे, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। अब वो डायरेक्टर इनसे कहती है कि ये प्रोजेक्ट केवल यहीं पर सक्सेस हो सकता है अगर तुम दोनों अपनी बलि दे दो तो। इसके बाद वो उनसे कहती है कि ये बलि उन्हें सूरज उगने से पहले देनी है। अब डायरेक्टर डैना को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सुनकर डैना काफी डर जाती है और धरती को बचाने के लिए मार्टी पर गन तान देती है। तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है, जो डैना पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद मार्टी डैना के हाथ से गन छीनकर वुल्फ पर चलाने लगता है, जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डायरेक्टर और मार्टी के बीच में काफी लड़ाई होती है। इसी बीच वहाँ पर डायरी वाली एना भी आ जाती है, जो बेस कैंप डायरेक्टर पर हमला करके उसे मार डालती है और यहाँ पर मार्टी इन दोनों को धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जहाँ एंशिएंट एविल गॉड रहते हैं। अब इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं, जहाँ डैना मार्टी से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसके ऊपर गन पॉइंट की थी, और मार्टी भी उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि उसके पीछे वुल्फ है। तभी ये पूरी जगह जोरों जोरों से हिलने लगती है। इसके बाद इस बेस कैंप में से एक बड़ा सा हाथ निकलता है, जिसका मतलब कि एविल गॉड को उनकी प्रॉपर बलि नहीं मिली है, जिसका कहर अब वो धरती पर बरसाने वाले हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।